जब राम मंदिर बना तो भी कहा गया कि पूरे दंगे उत्तर होंगे। प्रदेश में दंगे हो जाएंगे। आप देखिए, एक चींटी तक नहीं मरी। ये बात भी सच पूज्य है। महाराज जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में हमने कोई भी दंगा नहीं देखा। वो अपने ग्राउंड फ्लोर पे जमीन पे लाश के रूप में पड़े हुए हैं। उनकी बहू, उनके बेटे फर्स्ट फ्लोर पे सामने बैठे हुए थे, और हम लोग उस समय पे जितनी भी ऐसी किसी की कैजुअलिटी हो गई, उनकी बॉडी लेके जाना, उनका अंतिम संस्कार करना, जितना हो सकता था हम लोग कर रहे थे। मगर मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी अजीब भी लगे, मुझे लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या शिक्षित वर्ग ही है। संघ में वो सभी आपको अधिकांश एमटेक, बीटेक, एमएससी, पीएचडी किए हुए मिलेंगे। पर आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार तो नहीं चाहिए। मात्र 20 रुपए की फीस में मैंने प्रति माह 20 रुपए देके वहां से पढ़ाई की है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही अलग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हैं कि हमारे भारत निर्माण में वो बहुत अलग भूमिका निभा रहे हैं। हम बात करें तो हमारे गेस्ट जो आज हैं वो दुर्गेश त्रिपाठी जी हैं। पहले तो उनका मैं वेलकम करूँगी, और अगर इनका इंट्रोडक्शन मैं दूँ तो ये एकल अभियान के युवा अध्यक्ष हैं, और युवा अध्यक्ष होने के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। और इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो ये एनसीसी में रह चुके हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं भूटान में, और इस तरह की बहुत सारी आपकी स्टोरीज हैं जो शायद सभी लोग जानना चाहेंगे। आरएसएस से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा एक ये हम सब लोग के लिए अगर हम बोलें तो शायद गर्व की बात है। हम सबसे इतना चीज़ें नहीं हो पाती जो आरएसएस करती है, हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, नॉर्मल फैमिली से, जो आप लोग करते हैं काम। सबसे पहले जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पुनीत कार्य कर रहे हैं उसमें आपने हमें बुलाया। मेरा नाम दुर्गेश है, और मुझे लगता है कि इस देश में जो सबसे आसान काम है वो स्वयंसेवक बनना है। स्वयंसेवक बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ निकटतम शाखा में जाना है, वहाँ के बच्चों के साथ खेलना है, शाखा लगानी है। तो बड़ा ही सरल काम है। और जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा सा अपने विषय में बताने के लिए, तो वर्ष 2012 में मैं एनसीसी किया, और एनसीसी में एक कैंप होता है आरडीसी, उस कैंप में जाने का मौका मिला। वाईपीए कैंप होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला था। उसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय आया, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हुआ, मेधावी छात्र परिषद का, और उसी के साथ साथ मुझे चांसलर स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। एकल अभियान के ग्राम संगठन का जो हमारा युवा विभाग है, एकल फ्यूचर, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो संगठन के दायित्व के नाते एक अच्छा मौका मिलता है सेवा करने का शबरी बस्ती के बच्चों की। जैसे कि हमने ये तो बात कर ली, अगर हम बात करें तो आप नेशनल शूटर भी रह चुके हैं जी। तो मतलब शूटिंग का क्या, ये कैसे डेवलप हुआ? जो एनसीसी की हमारी जर्नी थी, उसी जर्नी में मुझे मौका मिला था राइफल चलाने का। मेरे पिताजी भारतीय सेना में सैनिक थे, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट था कि मैं पहले भारतीय सेना में जाऊँ। मैंने प्रयास भी किया, मगर अंततः मैं नहीं हो पाया। तो वो हमेशा से मन में था कि एक राइफल बचपन से देख रहे थे, घर पे भी आती थी। एनसीसी में करने का मौका मिला, आरडी कैंप, थल सैनिक कैंप, वायु सैनिक कैंप, क्योंकि मैंने अपने जूनियर विंग आर्मी विंग से किया था और सीनियर विंग एयर विंग से किया था। तो अलग अलग गन चलाने का मौका मिला, एमएमजी, एलएमजी, इंसास, ऐसे कई गन्स को अलग अलग कैंप्स में चलाने का मौका मिला। तो वहां से वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और मैं आपसे वास्तविकता कहूं तो जो मेरा प्राथमिक उद्देश्य था, खेल के प्रति जो मेरा रुझान था, वो इसलिए था क्योंकि मेरा पढ़ाई के प्रति कम रुझान था। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा पढ़ाई से कैसे बचा जाए, तो मैं खेल में इंटरेस्ट दिखाता था। तो इतना इंटरेस्ट कि आपने नेशनल लेवल की शूटिंग करनी शुरू कर दी? मुझे लगता है कि अगर कोई भी युवा, हम लोग अब इस उम्र में, इस समय पे आके मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा खुद को हम खुद बांधते हैं। हमें हमारे माता पिता बचपन से कहते हैं कि नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करनी है। तो हम अपना दायरा खुद बना लेते हैं कि नहीं, पढ़ाई लिखाई ही करनी है। अगर हम चाहें तो भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया कि राइफल शूटिंग करके मुझे नेशनल लेवल तक जाने का मौका मिला। शिक्षा में भी विश्वविद्यालय को टॉप करने का मौका मिला। आज समाज सेवा भी कर रहा हूँ, तो देश की सबसे बड़ी संस्था में कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम खुद को खुद पैक ना करें, तो एक ही जीवन मिला और सब कुछ करने के लिए मिला है।
ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो खेल नहीं सकता है, जो खेलने में अच्छा है वो सोशल वर्क नहीं कर सकता है, सब कर सकते हैं। आज भारतीय क्रिकेट टीम में आप देखिए, आप गोल्फ में देखिए, कई सारे ऐसे आपको प्लेयर्स मिलेंगे जिन्होंने एमटेक किया है, आईआईटीएंस हैं मगर अभी खेल रहे हैं, आईआईटीएंस एक्टिंग कर रहे हैं, पिक्चरों में आ रहे हैं। तो खुद को बांधना अगर छोड़ेंगे तो मुझे लगता है सब करने का मौका भगवान देते हैं। क्योंकि आप आरएसएस से जुड़े हैं और मैंने ऑफ कैमरा आपसे बहुत सारी बातें की थी, तो अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं कोविड के समय में जी। तो जो हम बात कर रहे थे आपसे कोविड के समय में, वो थोड़ा सा बहुत, शायद मैं अगर बोलूँ तो थोड़ा इमोशनल चीज़ें भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, बट क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कोविड के समय में जो आपने फेस करी और आपको लगा कि समाज इतना बिगड़ चुका है इस लिमिट तक? देखिए, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण सा स्वयंसेवक हूँ, और हम लोगों ने, हमारे जितने वरिष्ठ लोग थे उन्होंने अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ छोड़ के कोविड जैसे समय पे पूरा समर्पण दिखाया कि हम किस तरीके से सेवा करें। मैं लखनऊ का एक किस्सा आपके साथ साझा कर रहा था। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा, एक जज साहब मतलब उन्होंने अपने जीवन में बहुत शिक्षा दीक्षा ग्रहण की होगी, बहुत पढ़ा लिखा होगा, वो अपने ग्राउंड फ्लोर पे जमीन पे लाश के रूप में पड़े हुए हैं, उनकी बहू, उनके बेटे फर्स्ट फ्लोर पे सामने बैठे हुए थे, और हम लोग उस समय पे जितनी भी ऐसी किसी की कैजुअलिटी हो गई, उनकी बॉडी लेके जाना, उनका अंतिम संस्कार करना, जितना हो सकता था हम लोग कर रहे थे। उन्होंने हम लोगों को कॉल किया, कहा कि बॉडी लेके जाइए। आप सोचिए, एक पिता जिसने अपने बच्चे को इस लायक बना दिया, अपनी एक पूरी बड़ी लाइफ से, न्यायाधीश की लाइफ, जीवन से उन्होंने एक बंगला खड़ा किया, उस बंगले पे सिर्फ संस्कार न होने के कारण उनके घर के बेटे, उनके घर की बहू छत पे खड़े हैं, और वह जिसने जीवन भर सिर्फ पैसा कमाया वो जमीन पे लेटा हुआ था। और हम लोग जब उनको उठा के ले जाने लगे तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर पैसे की आवश्यकता होगी तो पैसा मांग लेना। और मैंने उनसे स्पष्ट ये बात कही थी कि अपने पिताजी का पैसा व्यर्थ करके ही तुम छत पे खड़े हो, क्योंकि अगर उस पैसे की वैल्यू होती तो आप खुद समझते कि मेरे पिता हैं जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, और पैसे से बढ़कर वो संस्कार है। वो उस पिता का जीवन भर का सपना रहा होगा कि अपने बच्चा जब पैदा हुआ होगा मेरे बुढ़ापे में मुझे कंधा देगा, स्वर्गवास जब मेरा होगा तो, मगर आपने वो सपना तक पूरा नहीं किया, तो क्या करें ऐसे पैसे का। तो ऐसी भी स्थितियां कोविड में हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में देखी। आपको कितना जरूरी लगता है कि जिस तरह के आपने बच्चों की बात करी, संस्कार होना ये, क्योंकि कई बार मैं खुद भी कॉन्वेंट स्कूल से हूँ, अगर हम बात करें तो हमें ये बेसिक चीज़ें, चलो रिस्पेक्ट सिखा देते हैं बड़ों की करना, स्कूल्स में मॉरल साइंस पढ़ा देते हैं, मॉरल साइंस को रियल लाइफ में रेप्लिकेट करना नहीं सिखाते हैं जी। तो ये कितना ज़रूरी है कि बच्चों को इसकी शिक्षा दीक्षा मिलना ज़रूरी है? देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जैसे लोग अधिकांश इस बात को कहते हैं कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा है, कि अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो देश गर्त में जाता रहेगा। मगर मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी अजीब भी लगे, मुझे लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या शिक्षित वर्ग ही है। शिक्षित वर्ग ही। आप देखिए, अगर आज ग्लोबल वार्मिंग का कोई जिम्मेदार है तो वो शिक्षित वर्ग है। आज अगर हम सभी लोग अपने मोबाइल फोन से डरते हैं कि कोई ओटीपी आ गया, किसी को बताना नहीं है, शिक्षित वर्ग है। अगर आज एआई के थ्रू हम लोग डरे हुए हैं, शिक्षित वर्ग ही है। प्रदूषण सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग फैला रहा है, जंगल सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग कर रहा है, और जिसको हम कथाकथित गवार कहते हैं, उन गवार लोगों की हालत ये है कि वो लोग अपने कंधे तक पानी के अंदर छठी मैया का पूजा करने के लिए खड़े रहते हैं। वो ये कहते हैं कि सूरज को उगते हुए भी प्रणाम करेंगे और सूरज को जाते हुए भी प्रणाम करेंगे। वो ये कहते हैं कि दूध को डालते हैं जल के अंदर की जल पवित्र हो। वो ये कहते हैं कि हमारी घर की माताएं पेड़ के चारों तरफ, आपने देखा होगा, धागा बांधती हैं। उनके पीछे की वजह जो भी हो, मगर वृक्ष गांव में नहीं कट सकता है। हम जिन लोगों को कहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, वो टन टन पानी बर्बाद करते हैं। भी आप देखिएगा महीने भर के अंदर वाटर पार्क के नाम पे कि हम वाटर पार्क जाएंगे, वहां जाके नहाएंगे, होली में जाएंगे पूरा उसमें। मगर वहीं आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखिए, वहां पे जल का उतना ही सम्मान है। कुएं से पानी निकालना, आज भी नल से पानी निकालना, ऐसा नहीं है कि मजबूरी है उनकी, मगर उनको पता है कि जल में भी भगवान है, जल में भी भगवान है, वो हमारी माँ है, उनको व्यर्थ नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि हम जिसको कथाकथित बेवकूफ कहते हैं, यही कहते हैं कि ये कम पढ़े लिखे हैं, वो शायद हमसे ज्यादा समझदार हैं। आज की जैसी परिदृश्य चल रही है, आज की जैसी सिचुएशन है, और शिक्षा अगर आप देखेंगी तो सिर्फ शिक्षा अगर हम लें तो आप देखिएगा कि ये जो हमारा सभ्य समाज है, इसी सभ्य समाज में आपको सबसे ज्यादा बलात्कार मिलेंगे, इसी सभ्य समाज में आपको सबसे ज्यादा आतंकवाद की गतिविधियां मिलेंगी। और जिन जगहों को हम कहते हैं कि ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाया है, संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते कई वनवासी क्षेत्रों में जाने का मुझे मौका मिला, तो मैं आपको एक झारखंड का एक किस्सा सुनाता हूँ।
झारखंड में एक हमारी कार्यकर्ता दीदी थी और वो अधिकांश वनवासी क्षेत्रों में ही उनका प्रवास रहता था। एक बार शाम को दीदी हमसे मिली और मैंने दीदी से पूछा कि दीदी आपको कोई समस्या नहीं होती है, आप ज़्यादातर आपको वनवासी समाज में ही रहना होता है, आना जाना होता है। उन्होंने शायद मेरी बात को समझा, उन्होंने कहा भैया मैं जिस समाज में रहती हूँ वहाँ पे हो सकता है कि मेरे तन पे एक कपड़ा हो, जी। मगर हमारे समाज के जो पुरुष हैं उनकी आंखों पे 3 कपड़े हैं। तो वो बात मुझे इतनी प्रभावित की बहुत कि सुंदर जो बात है वो। लोकेलिटी है वो बहुत मैटर करती है। हम जिस सोसाइटी को बहुत मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं कि यहाँ पे, और वहीं पे हमको देखने को मिलता है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, हमारा लखनऊ हो, हर जगह पे कि लोग ये चीज़ बताते हैं कि आपने क्या पहना है और क्या नहीं पहना है। और वहीं एक वनवासी समाज का व्यक्ति जिसको हम कम पढ़ा लिखा कह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि यहाँ के पुरुषों की आंखों में कपड़ा है, हमारे पास कपड़े कम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी भी वनवासी क्षेत्र में बलात्कार का मामला सुनने को नहीं मिलेगा। आपको कभी भी ऐसी जगहों पे कोई जमीन का कब्जा कर लिया, कोई और ऐसा काम कर लिया सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों? सिर्फ संस्कार की वजह से। तो मुझे लगता है कि शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना यह अत्यंत आवश्यक है। नहीं होंगे तो शायद जैसा आपने मुझको बताया कि लखनऊ जैसा केस हमें सुनने को ज़रूर मिलेगा। फिर जी। संस्कार के शायद ये मेन वैल्यूज़ होती हैं कि जो बच्चा एक बड़ा होकर अपने पिता को छोड़ दे रहा है, और यही संस्कार अच्छे दिए होते तो शायद ऐसी हरकत करने की उम्मीद क्या मतलब सोच भी नहीं सकता था। सोचने से पहले ही उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कैसा भी समय रहा हो, कोविड कहा गया कि छूना नहीं है किसी को, ये नहीं करना, सिर्फ एकमात्र आप उस डर के मारे आपने अपने पिता को छोड़ दिया ऐसे। ये मुझे लगता है कि ये वही है कि जब व्यक्ति के अंदर संस्कार और परहित से ज़्यादा स्वयं के विषय में जब व्यक्ति सोचने लगता है कि अरे कहीं हमको ना हो जाए, कहीं हमको ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप किसी से प्रेम करते हो, चाहे वो माँ बाप हो या आपका कि बीवी बच्चों कोई भी हो, समर्पण फिर उस भाव का होना चाहिए कि भैया हो गया, मुझे भी तो क्या ये दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कोविड हुआ। मुझे खुद फर्स्ट वेव में सेवा करते करते कोविड हुआ। मेरा एक समय मेरे को डॉक्टर ने बताया कि इतने समय तक हमें घर पे रहना है, मैं घर पे रहा, ठीक हुआ, मैंने फिर से सेवा प्रारंभ किया। सेकेंड वेव में पुनः हुआ, पुनः जितना समय था वो लिया और आगे बढ़े। और बाद में डॉक्टर ये बताते हैं कि जिनको हुआ उनको ठीक हुआ, अब उनकी बॉडी ने उस तरीके का अपने आप को बना लिया कि उनको समस्या नहीं होगी। तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। वायरस था उस समय पे, कोशिश ये करनी चाहिए थी कि हम कितनी किसकी मदद कर सकें। एक वही समय था लोगों को सही मायने में जज करने का। जी, मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया। उस घड़ी में सबको समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। जी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं संस्कारों की, तो हम अगर आगे चलते हैं, जैसे आपने बोला दिल्ली, बम्बई और लखनऊ जैसे शहर में रेप केसेस सुनने को मिलते हैं। निर्भया केस आप सबको पता है, शायद किसी से अछूता नहीं होगा वो केस। इस तरह के केसेस जो होते हैं उसमें आप लोग की क्या व्यक्तिगत राय होती है? क्या आप मानते हैं कि ऐसे लोगों को दंड इस तरह का दे देना चाहिए और सही समय पे दे देना चाहिए, इतना लेट नहीं होना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है पहले कि ऐसे किसी भी केस में तुरंत दंड देने से या कठोर दंड देने से जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि लोग उससे बहुत डरेंगे। अभी मुझे लगता है कि उस प्रकार का डर नहीं है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में है। हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोगों को ये लगता है कि ऐसा कुछ किया तो अगले चौराहे तक जाते जाते वो कुछ ना कुछ हो जाएगा, गोला गोकर्णनाथ स्वर्ग जाएंगे। तो ये डर है, अब उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसा डर होना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा, ये तो एक तत्काल उसका एक सोल्यूशन हुआ कि तुरंत का सोल्यूशन ये है। मगर अगर हम थोड़े लंबे समय के लिए सोचें तो बाल्य अवस्था से ही अगर बच्चे के अंदर हम उस तरीके का संस्कार डालें। मुझे जहाँ तक अपना बचपन याद आता है, 6th 7th 8th 9th तक हम लोग लड़का लड़की के बीच का कोई भेद जानते ही नहीं थे। हम सब वैसे ही खेल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बाकी की चीज़ें, कोई भेद समझ में ही नहीं आता था। और अब शायद ये 4th 5th में आ गया है। अब ये जो भेद की स्थिति है 4th 5th में आ गई है। तो अब मुझे लगता है कि ये करना चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए। हमेशा लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे की जो गलती है वो बच्चों की है, मगर मुझे लगता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा गलती है वो बच्चे के माता पिता की है। माता पिता जिस होड़ में हैं, यानी कि जिस जनरेशन में हम थे, उस जनरेशन से ये सिखाया गया कि देखो जी, सबसे ज़रूरी है पैसा, सबसे ज़रूरी है पैसा। पैसे की होड़ में बच्चे ने अपना गांव छोड़ा, शहर में आया, शहर में आके पढ़ा, शहर में आने के बाद उसने नौकरी की, नौकरी करने के बाद उसने शादी की, क्योंकि उसको ये पता था कि मेरी प्राथमिकता पैसा है। उसने ऐसी महिला से शादी की जो भी किसी नौकरी में थी, किसी व्यवसाय में थी। तो दोनों लोगों ने मिलके और पैसा कमाया। उसके बाद बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद उन्होंने बच्चे को समय ना देके, क्योंकि उनकी प्राथमिकता सिर्फ पैसा हो गई थी, उन्होंने एक आय रख दी, कहा कि अब आप बच्चे को संभालेंगी, आप भी पैसा लीजिए, और वो पैसे की चैन में घूमते रहे।
हम लोग वो दुख नहीं समझ सकते हैं एक छोटे बच्चे का जो घर के अंदर अकेला एक मोबाइल लेके बैठा है। मैं अपने आप को तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे कम से कम मेरे ग्रेजुएशन के समय तक मेरे बाबा का आशीर्वाद मिला। मुझे कम से कम ये क्रेज होता था कि अब गर्मियों में छुट्टी में जाएंगे, नानी के पास जाके बैठेंगे, आम खाएंगे बगिया से। हमारे यहाँ पे जब हम छोटे थे तो हमें याद है हमारे बाबा दादा लोग गेम खिलाते थे, उलूर पुलूर हम लोग कहते थे, तो घुटने के पास बैठा के ऐसे खिलाते थे। तो हमने वो सब किया है। हर रात को हमारी दादी हमको एक ऐसी कहानी सुनाती थी जिसका अंत कुछ पॉजिटिव होता था। तो बच्चा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ सो रहा है, कुछ सकारात्मक सोच के सो रहा है। और आज बच्चे के हाथ में मोबाइल पे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। वो क्या देख रहा है, देखते देखते उसके रील में क्या आ गया, उसके पोस्ट पे क्या आ गया, उसने क्या देख लिया, किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि माता पिता ने पैसे की उस होड़ में अपने माता पिता को गाँव में छोड़ दिया। उन्होंने कहा हमको जी मुंबई जाके पैसा कमाना है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब पूरा परिवार मिलकर कमाएंगे, आई संभालेंगे। अब वही अगर ज्वाइंट फैमिली हो, बाबा दादी सबके साथ हो, तो बाबा की हमेशा नजर रहेगी। आप देखिए गांव में किसी बच्चे की नशा करने की हिम्मत नहीं होती है। कारण क्या है? पूरे गांव को ये अथॉरिटी होती है कि वो थप्पड़ मार सकता है कि अरे फलाने का बच्चा है, देखो नशा कर रहा है, ठीक है। मगर हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके घर के जस्ट बगल वाले की हिम्मत नहीं है कि वो आपके बच्चों को कह दे कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ घूमने गए थे। नॉर्मल लड़ाइयों में भी शायद आजकल के पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, दो बच्चे अपने आप में लड़ेंगे उसमें भी बीच में पहुंच जाएंगे, इसने हाथ कैसे मगर गांव में आप देखेंगी तो अगर किसी बच्चे ने कोई गलत काम किया, कोई भी डांट सकता है, कोई भी मार सकता है, कोई भी बता सकता है कि बेटा तुमने गलत किया है। तो बच्चा उतनी सारी निगरानी में होता है। तो ये गांव का, ये ज्वाइंट फैमिली का ये सुख है। इससे तो मैं जरूर आपसे अग्री करूंगी, क्योंकि शायद हमारे यहाँ भी, मैं प्रयागराज से हूँ, तो हम लोग के यहाँ भी यही वातावरण हम लोग को मिला कि अच्छा वो देख लेगा, कोई देख, ये जानने वाले हैं, वो जानने वाले हैं, ये चीज़ चलती थी उस समय। लेकिन शायद आज के समाज में तो ये है नहीं, और ये होना शायद संभव भी नहीं है। ये तो मैं नहीं कहूँगी संभव नहीं है, अगर लोग आगे बढ़े, एक दूसरे से मेलजोल रखें तो संभव है ये। बिल्कुल। क्योंकि आप आरएसएस से हैं, मैं आरएसएस के बारे में थोड़ा डीप में जाना चाहूँगी। मैंने कुछ लोगों से बात करी थी आरएसएस के लोगों से, तो उनका कहना था, क्योंकि मेरे अंदर ये जिज्ञासा कह लीजिए कि क्या ऐसे क्या भावना आप लोग के अंदर आती है आरएसएस वाले लोगों के। मैं, मेरा परिवार है, शायद क्या मैं शायद अपने परिवार को सबसे पहले रखूँगी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, भगवान ना करे पहले तो आए जी, अगर लेकिन आएगी तो मैं पहले सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी, फिर पति के बारे में सोचूंगी, ऐसी चीजें होंगी। बट आप लोग सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार को भी साइड करके। संघ की शाखाओं में ही किसी भी स्वयंसेवक को हमेशा ऐसी बात सिखाई जाती है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मैं अभी पूर्णकालिक नहीं हूँ, मगर जितने हमारे प्रचारक होते हैं जो पूर्णकालिक होते हैं, वो अपने परिवार को नहीं बसाते हैं, वो विवाह नहीं करते हैं, वो परिवार से भी एकदम दूरी रखते हैं, सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए, सिर्फ देश की सेवा के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये अभी से है, भारत की आज़ादी से पूर्व से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी महती भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इकलौता ऐसा संगठन है जो रिपब्लिक डे परेड में चला है, जिसको हम आरडीसी कहते हैं, रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उस परेड में चला है। भारत चीन युद्ध के बीच में जब सप्लाई लाइंस की जरूरत थी, जब जरूरत थी कि भारत चीन युद्ध में कि कोई आए जो खाने पीने और बाकी चीजों का प्रबंध करे, उस समय पे देश के विभिन्न क्षेत्रों के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने अपने तरीके से उसका बंदोबस्त किया। उसके उपरांत जबकि सरकार किसी और पार्टी की थी, वैसी पार्टी की थी जो संघ की विचारधारा से तालमेल नहीं खाती थी, उसके बाद भी संघ ने जिस तरीके का काम किया था, भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना जब चलती है उसके पीछे पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैनिक भी चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप देश में कभी भी देखिए, चाहे सुनामी आया हो, चाहे गुजरात में भूकंप आया हो, चाहे केदारनाथ जी में जब आपदा आई थी, चाहे ये कोविड हो, हर समय पे अपने परिवार से भी ऊपर रख के समाज की सेवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने की है। और शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विकल्प पूरे विश्व में कोई नहीं है। अगर मैं बोलूँ, आपको नहीं लगता कि ऐसी भावना हर बच्चे में होनी चाहिए? जो अभी युवा पीढ़ी आ रही है, हर बच्चे में ये भावना नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसी भावना के तहत ही हम लोग जब भी जहाँ भी जाते हैं, हम हमेशा निवेदन करते हैं कि जो घर के बच्चे हैं, और इस बार पूजनीय सरसंघचालक जी ने भी ये कहा कि परिवार के जो लोग हैं वो भी इस काम में आए, कुटुंब प्रबोधन
के माध्यम से इस कार्य में आए, परिवार के बच्चे भी आए, वो आके शाखा में आए। और आप जानिए शाखा एक इतनी पवित्र जगह है कि जहाँ पे आके हम सिर्फ भारत माता को नमन करते हैं। उसके बाद वहाँ के जितने बच्चे हैं उनके साथ हम खेलेंगे, उनके साथ शारीरिक व्यायाम होगा, राष्ट्र के प्रति कुछ सकारात्मक बातें होंगी और फिर आप वापस गए। कोई भी बच्चा जो सुबह सुबह वर्जिश करके एक्सरसाइज करके जा रहा है, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा सोच के जा रहा है, वह दिन भर कुछ ना कुछ सकारात्मक ही सोचेगा। ये बात आपकी एकदम सही है। क्योंकि जैसे हम आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं और आपकी इतनी लंबी जर्नी जो आरएसएस के साथ रही है उसके बारे में आप क्या बात करेंगे? मैं तो जी यही कहूँगा कि मैं कल भी कार्यकर्ता था और मैं आजीवन कार्यकर्ता ही रहूँगा। और जितने हमारे बड़े लोग हैं, मैं जिस अभियान से जुड़ा हूँ उसमें माननीय श्यामजी गुप्त जिन्होंने इस अभियान को शुरू किया, आप जानिए कि वो बीएचयू के टॉपर हैं। उस समय पे 60-70s के समय पे बीएचयू के टॉपर थे। उसके बाद बीएचयू के टॉपर होने के बाद कानपुर के एक ऐसे परिवार से आते थे वो, जो कि फाइनेंशियली बहुत साउंड था, बहुत अच्छे परिवार से आते थे। उसके बाद भी उन्होंने वो धन छोड़ के शिक्षा दीक्षा और हो सकता है एक बहुत अच्छी नौकरी उनका इंतजार कर रही होती, सब कुछ छोड़ के एक प्रचारक जीवन अपनाया। उस प्रचारक जीवन के पथ पे चलते हुए उन्होंने एकल अभियान की शुरुआत की। उस एकल अभियान के माध्यम से आज इस देश के करीब करीब 1 लाख गाँव में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। वैसे थे हमारे माननीय श्याम जी, उनके ही आशीर्वाद से आज ये पूरे देश में कार्य चलता है। अभी हम लोग के जो पालक अधिकारी हैं आदरणीय आलोक जी, वह भी अपना पूरा जीवन एक अच्छी शिक्षा दीक्षा सब कुछ होने के बाद इस तरीके से निकालते हैं। मैं आपको एक और बहुत ही रोचक बात बताऊंगा कि जितने भी अभी वरिष्ठ लोग हैं संघ में, वो सभी आपको अधिकांश एमटेक, बीटेक, एमएससी, पीएचडी किए हुए मिलेंगे। मतलब सभी लोग हाईली क्वालिफाइड हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ करने को नहीं था तो संघ ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं है। मैं भी अपने विश्वविद्यालय का टॉपर था। उसके बाद मुझे मैंने और अपनी मेहनत दिखाई कि मैं और मेहनत करूंगा, संघ में ही एकल अभियान में ही और मेहनत करूंगा। तो ये जितने भी लोग अभी देश को चला रहे हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं और उसके बाद भी एकदम सरलता के साथ एकदम साधारण तरीके से रहेंगे। आप देखिए कुंभ में जब ये बात चल रही थी कि लोग प्रोटोकॉल और बाकी चीज़ों की बात कर रहे थे, उस समय पे आदरणीय दत्ता जी वहाँ पे जाते हैं, अकेले साधारण तरीके से स्नान करते हैं, वापस आ जाते हैं। कोई प्रोटोकॉल, कोई व्यवस्था, कुछ भी नहीं। संघ के जितने वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए, किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल, एक सिंगल गनर, 2 कार्यकर्ता, कुछ भी नहीं दिखेंगे आपको। गंगा मैया के पास किसी को जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, तो एकदम सरलता के साथ जाके एक पूरे देश को संदेश देना कि नहीं, ऐसी जगहों पे सिर्फ हम साधारण तरीके से जाएंगे, स्नान करेंगे, वापस आएंगे। ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि एक समय पे तो छोड़ दो भाई अपना ये जी। और वैसे भी साधारण जीवन शैली में भी आप कभी नहीं देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटोकॉल या कोई भी ऐसी चीज, एकदम समानता। एक साधारण कार्यकर्ता अगर मैं भी हूँ और एक 80 साल के कोई संघ के स्वयंसेवक भी हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को भाई साहब प्रणाम करके ही बात करेंगे। अच्छा, ये तो रही बात आपके आरएसएस की। अगर हम बात करते हैं जिस प्रदेश से आप आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं उनके बारे में। कई लोग बुलडोजर बाबा बोल देते हैं उनको, अलग अलग नामों से उनको सुशोभित किया जाता है। बट जितना पर्सनली मैंने सुना है, जाना है लोगों के मुख से, उनके जैसा अच्छा सीएम मिल नहीं सकता यूपी को दोबारा। मेरा सौभाग्य है कि गोरखपुर के जिस विद्यालय से मैं पढ़ा, वो आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही वही उसके पृष्ठपोषक थे। मैं आपको बताऊं कि खेल, एनसीसी, ये सब कुछ करते हुए जब मैं इतनी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, हमारे गोरखपुर का वो सबसे अच्छा एकेडमिक्स में भी इंस्टीट्यूट है। आप अनुमान लगाइए कि ऐसे विद्यालय का फीस कितनी होगी। पर आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार तो नहीं चाहिए। मात्र 20 रुपए की फीस में मैंने प्रति माह 20 रुपए देके वहाँ से पढ़ाई की है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके विद्यालय से, मात्र 20 रुपए में देके पढ़ाई की। 20 रुपए प्रति माह। आज भी मुझे लगता है शायद 60 रुपए होगा या इससे अधिक नहीं होगा। मात्र 20 रुपए देके पढ़ाई की। उसी 20 रुपए में एनसीसी की, उसी 20 रुपए में मैंने स्पोर्ट्स खेला, उसी 20 रुपए में जो भी एक्टिविटी, जो भी सुविधा किसी भी स्कूल में मिल सकती है, वो सब उसी 20 रुपए में। लोगों ने एक ऐसा भरम फैलाया कि महाराज जी सिर्फ हिंदूवादी हैं, महाराज जी सिर्फ हिंदुओं के विषय में सोचते हैं, मगर मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं।
गोरखपुर में रहते हुए हमने ये चीज़ देखी है, जब वो माननीय सांसद थे उस समय पे वो साधारण तौर पे बैठते थे, कोई भी गोरखपुर का निवासी उनके सामने जाता था, अपनी बात बताता मैं था। आपसे यही पूछने वाली थी कि हमने सुना हुआ है कि हिंदू मुस्लिम को वो इक्वल ट्रीट करते थे, सारी सभा वो में सारी बात बिल्कुल सुनते थे। बिल्कुल समान तरीके से ट्रीट करते थे। गोरक्षनाथ मंदिर के आसपास जो दुकानें भी हैं उनमें अधिकांश वो लोग हैं जो मुस्लिम हैं, उनका व्यवसाय, उनका सारा काम उसी मंदिर से चलता है। और महाराज जी ने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी जी। जितनी सुविधाएं इस शासनकाल में मिली हैं मुसलमानों को, वह कभी नहीं मिली थी 2014 से लेके आज तक। 2014 से पहले किसी ने भी मुसलमान बहनों के विषय में नहीं सोचा कि उनके जीवन में कोई भी व्यक्ति आता है 3 तलाक बोलता है, तलाक तलाक तलाक, जीवन खत्म। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 तलाक समाप्त हुआ। इनको जितनी भी बेसिक सुविधाएं चाहिए थी वह सारी सुविधाएं मिली। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जैसे मेरा जो ज्यादातर काम है वो शबरी बस्तियों में है, जिनको साधारण तौर पे लोग स्लम कहते हैं। और स्लम में जो अधिकांश लोग रहते हैं, या तो वो हमारे शिव समाज के लोग होते हैं या तो वो मुसलमान लोग भाई लोग होते हैं। उन सबको जो अधिकांश सुविधाएं मिल सकती हैं वह सब 2014 के बाद से मिलने लगी, चाहे पक्का घर हो। आप जाके एक बार चेक करिएगा कि कितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को पक्के घर मिले होंगे। नहीं, अधिकांश या तो जिसको कई लोगों की तो शिकायत ही इसलिए कि लोग हरिजन समाज कहते हैं, मुस्लिमों के लिए ज्यादा काम किया आप एक बार डाटा चेक करिएगा, अधिकांश सिर्फ हमारे हरिजन भाई या जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री आवास के तहत अधिकांश, क्योंकि वो जो बस्तियों में और बाकी जगहों पे रहते थे बनाने में सक्षम उस समय तक नहीं थे, अब बन के उनके लिए तैयार किया गया। प्रति घर पे स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे जल मंत्री हैं, प्रत्येक घर पे किस तरीके से नल पहुंचे, उनको जल मिले। बुंदेलखंड की तरफ बहुत बुरी स्थिति होती थी, मगर घर घर किस तरीके से जल पहुंचे, उन्होंने उस चीज की चिंता की और स्वच्छ जल पहुंचे। बुंदेलखंड में तो सुसाइड भी बहुत होते थे जी। अब देखिए वो पूरी परिस्थिति बदल गई है। तो मुझे लगता है कि 2014 से अभी तक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लोग कहते थे कि हम आपके नेता हैं, आपके नेता हैं, मगर उनके लिए कुछ करते नहीं थे। मगर जिन्होंने सबसे ज्यादा किया वो मुझे लगता है केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है। एक हमारे नेता ऐसे भी थे जो योगी जी के जो उनका घर था, जिनको मिला था, शायद वहां से नल तक उखाड़ ले गए। उनके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, राजनीति के विषय में मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। वो पता नहीं नल उखड़ा था या नहीं उखड़ा था या क्या हुआ था, या उस पर भी राजनीति हो रही थी, क्या हो रहा था ये मुझे नहीं पता। हाँ, मगर मुझे ये बात अवश्य पता है कि उसके बाद से जब से हमारे मुख्यमंत्री जी बदले, उसके बाद से जो लोगों का जन सैलाब है वो वहां पे भी और गोरखपुर में भी जब भी महाराज जी जाते हैं तो जनता दर्शन के नाम पे सैकड़ों माएं, बहनें, भैया लोग आके बैठते हैं और सबकी एक एक करके बात सुनते हैं। आपने अगर पहले कभी देखा हो, जब जनता दरबार लगता था, चाहे मायावती जी जब माननीय मुख्यमंत्री जी थी या अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री जी थे, तो एक आराम से गद्देदार गद्दे पे वो आराम से बैठते थे, जनता सामने बैठती थी, बात सुनी जाती थी। मगर पूज्य महाराज जी उनको कुर्सी पे बैठाते हैं, खुद पैदल जाते हैं, सबसे मिलते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा फर्क है कि आपकी भावना कैसी है। माताएं आराम से कुर्सी पे बैठी रहती हैं, महाराज जी चल चल के आते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को चॉकलेट देते हैं और फिर उनकी बात सुनते हैं। ये परिवर्तन है। उनकी बात सुन के फिर उस पर जो उनका तुरंत निदान होता है। आप कभी भी देखिएगा कि उनके जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ चलते हैं, तुरंत उस काम का निदान किया जाता है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन अब हुआ है। कुछ चीज़ें हम भी फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें एक इंसिडेंस आया था कि महाराज जी ने शायद गाड़ी लेने से मना कर दिया था कि सरकार का पैसा वेस्ट नहीं होगा, जो पुरानी गाड़ी है वही हम लेके चलेंगे। तो इस तरह का व्यक्तित्व अपने आप में होना बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ गाड़ी ही नहीं, गाड़ी के अतिरिक्त भी जो और लोग हमेशा से खर्चे करते थे। जैसे कि महाराज जी को ये कहा गया कि आप जितने भी नए मुख्यमंत्री जी बनते हैं वो अपने हिसाब से गाड़ियां लेते हैं जी। कई बार ये भी कहा गया कि अपने हिसाब से घर को भी मॉडिफाई करवाते हैं, दफ्तर को मॉडिफाई करवाते हैं। महाराज जी ने अपने जितने भी लोग थे, जितना हम सुन पाए समझ पाए, उनसे सिर्फ ये कहा कि अगर आपको बहुत करना है तो एक 100 रुपए की तौलिया लेके ऊपर डाल दीजिए, भगवे रंग की, जो मुझे समय समय पे ये प्रतीत दिलाए कि मेरी जो जिम्मेदारी है राष्ट्रपति की, मैं उसका निर्वहन कर पाऊं। तो ऐसे पूज्य संत आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये हम सभी का सौभाग्य है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है इनफैक्ट जी। आगे थोड़ा सा शायद मेरे लिए कंट्रोवर्शियल चीज़ें हों आपके लिए पूछने के लिए।
अगर हम हिंदू समाज की कामना करते हैं तो इसमें कामना करना कहाँ तक बुरा है? ये तो अच्छी बात है। देखिए, मुझे लगता है कि यह कामना करनी भी चाहिए और भविष्य में यह कामना सिद्ध भी होगी। जी। ये इसलिए भी है कि जिस धर्म से हम लोग आते हैं, हम हमेशा से कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम जब पूजा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम ये नहीं कहते हैं कि इस धर्म का नाश हो, हम कहते हैं जो भी अधर्मी है उसका नाश हो। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में मतलब चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी प्राणी है, प्राणियों में सद्भावना हो। और कल्याण किसका हो? तो विश्व का कल्याण हो। तो हम उस धर्म से आते हैं। वह कभी भी ये नहीं कहता है कि सिर्फ हिंदुओं का कल्याण हो, सिर्फ हिंदू आगे बढ़े। वह कहता है कि विश्व का कल्याण हो और सद्भाव सभी प्राणियों में हो। और प्राणियों का मतलब सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जिसके अंदर भी प्राण है। हिंदू धर्म तो कहता है कि वृक्ष में भी प्राण है, जल में भी प्राण है, पत्थर में भी प्राण है, सबका कल्याण हो। तो अगर ऐसा धर्म अगर देश को अपने पथ पे आगे बढ़ाए तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, शायद बहुत अच्छा अग्रसर करेंगे। बिल्कुल वही बात है जी। तो फिर भी अगर मैं बात करूं, दंगे होते हैं, सारी चीजें होते क्यों हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति सिद्ध करने के लिए, सिर्फ ये बात दिखाने के लिए लोगों को कि अगर कल को कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए। आपको याद होगा जब पूज्य महाराज जी नए नए बने थे तो कहा गया था बहुत दंगे होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी हालत हो जाएगी। जब राम मंदिर बना तो भी कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे हो जाएंगे। आप देखिए, एक चींटी तक नहीं मरी। ये बात भी पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में हमने कोई भी दंगा नहीं देखा। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं देखा, जो हमको हमेशा से वैसी सरकार में दिखता था जो कहते थे कि हम इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमको हमेशा सिर्फ दंगे दिखे थे, मगर आज पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हमको दंगे नहीं दिखे। हमको राम मंदिर बन के खड़ा हो गया, दंगे नहीं दिखे। आज अगर जब ये हमारा कुंभ हुआ, उसके बाद जो लोग कुंभ में गए थे, उसके बाद वह सभी लोग आए थे, अयोध्या जी भी, वो पूछ के सामान नहीं खरीदे थे दुकान से कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। पूरे अयोध्या जी का, पूरे के पूरे बनारस जी का, पूरे के पूरे प्रयागराज जी का, सबका उत्थान हुआ। वहां पे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका उत्थान हुआ। सड़क बनी अगर एकदम फुल लेन लखनऊ से लेके प्रयागराज तक की, तो उसमें ये नहीं लिखा गया कि इसमें हिंदू सिर्फ चलेंगे। सब चल रहे हैं उसमें, सबको उसकी सुविधाएं मिल रही हैं। आज बिजली की, बाकी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, सबको मिल रही हैं। आज लाखों लाख लोग अयोध्या जी में आते हैं, पर्यटन बढ़ रहा है वहां पे, वहां की जमीन की कीमत बढ़ गई, सबके लिए बढ़ गई है। ये थोड़ी बोला कि हिंदू की जमीनें तो बढ़ेगी, उत्थान सबका हो रहा है। तो ये बस समझने का फेर है जी। अगर क्योंकि हमने अयोध्या जी की बात करी, तो अगर हम देखें तो हमने मुस्लिम समाज को भी तो एक जमीन दी है जिसपे वो अपनी मस्जिद बनवा सके अच्छे से जी। तो ये भी तो एक अच्छा तरीका है सब कुछ अच्छे से एमिकेबली सॉल्व करने का। इस देश में हमेशा से हम लोग मिलजुल के एक साथ बढ़े हैं। अगर किसी जगह हमको ये दिख रहा है कि इस काम में अहित है, इस काम को रोका जा सकता है। मैं उदाहरण के तौर पे संभल का उदाहरण देता हूँ। हमको अगर दिखता है कि संभल में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति की उन्होंने एक कब्र बना रखी है जिसने इस देश पे क्रूरता दिखाई, जिसने समाज में गलत संदेश दिया था, जिसमें समाज ने गलत काम किया था। अब अगर आप उसके सामने भी माथा टेक रहे हैं तो हो सकता है कि आप सच्चे मुसलमान भी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी प्राथमिकता पहले देश है। मेरे लिए मेरी प्राथमिकता मेरे धर्म से पहले मेरा देश है। अगर कल को मुझे मेरे देश और धर्म में से चुनना होगा तो मैं 100% पहले देश चुनूंगा। किसी भी हिंदू के लिए सबसे पहले उसका देश है, फिर उसका धर्म है। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया ये बात करते करते आपसे, हमारे आरएसएस में क्या मुस्लिम वर्ग के भी लोग हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पूरा आयाम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए कार्य करता है, मुस्लिम है। आज उत्तर प्रदेश सरकार में मैं जिस विश्वविद्यालय का छात्र रहा, मैं जिस विश्वविद्यालय में मेधावी छात्र परिषद का अध्यक्ष रहा, वहाँ के एक साधारण से युवा जो एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साधारण से कार्यकर्ता थे, वो आज कैबिनेट मंत्री हैं, दानिश आजाद। इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए? वो भी आरएसएस से थे, वो एबीवीपी से थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। और आरएसएस में भी कुछ मुस्लिम वर्ग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सोचते हैं बिल्कुल आते हैं। जब वो देखते हैं कि जिस समय पे उनके जो लोग ये कहते थे कि हम आपके धर्म के लिए, धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको आगे लेके चलेंगे, तुम हमारे इस्लाम के पथ पे आगे बढ़ो। जब उन्होंने देखा कि कोविड जैसे विषम समय पे वो सभी के सभी
दूर चले गए थे और संघ का एक स्वयंसेवक जाके उनकी सेवा कर रहा था, तो उनका झुकाव 200% होता है। जब उन्होंने देखा कि आपदा के समय पे हमारे साथ कौन खड़ा होता है, विपत्ति के समय पे हमारे साथ कौन खड़ा होता है, तो उसके साथ 100% खड़े होंगे। तो यही स्थिति है आज। आरएसएस आगे भी ऐसा काम करती रहे, मेरी तो यही कामना है, और चाहे आरएसएस बनी शायद इसी के लिए है। जी, मुझे लगता है कि संघ का सिर्फ एक उद्देश्य है, राष्ट्र की, समाज की सेवा करना, और इसका कभी भी किसी और तरीके से इस्तेमाल करने का, कई बार लोग कहते भी हैं कि राजनीति और बाकी चीज़ों में, मगर जितना मैं समझ पाया हूँ, एक बहुत ही अदना सा कार्यकर्ता होने के नाते मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सिर्फ यही देखा है कि किस तरीके से हम सेवा करते रहते हैं, समाज के लोग किस तरीके से सेवा करते रहते हैं और अपने पथ पे आगे बढ़ते रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो असीमित ज्ञान होने के बाद, असीमित पावर होने के बाद, कि जिनके साथ के लोग अगर वो चले जाएं तो कई जगहों के मुख्यमंत्री खड़े हो जाएं, मगर उसके बाद भी वो छोटी सी कुटिया पे जमीन पे बैठ के सोते हैं, किसी को फ़ोन नहीं करते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते हैं, कोई बातचीत किसी भी तरीके का नहीं, एकदम साधारण जीवन। तो ये मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को, हम जैसे युवा पीढ़ी को सीखने और समझने की ज़रूरत है। सिर्फ शाखा में 4 दिन जाके किसी मंशा से आगे बढ़ना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। जीवन को त्याग के पथ पे समर्पित करना ही संघ के किसी भी कार्यकर्ता का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। ये बहुत 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 सुंदर बात आपने कही, और मेरी कामना है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो निरंतर बढ़ता ही जाए। धन्यवाद। और इसी तरह जो सेवा है वो भी बढ़ती जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ASKofficials.com